तो सपोज दैट आपने 2 से 3 दिन पहले अगर संबंध बनाया था और उसके दौरान जो स्पर्म्स है वो यहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं, तो अगर बाद में भी अंडा रिलीज होगा तो जाहिर सी बात है वो दोनों फर्टिलाइज कर पाएंगे और ऐसे में भी महिला गर्भधारण कर सकती है। तो ये समझने वाला पॉइंट है, क्योंकि जो वाई गुणसूत्र वाले हमारे स्पर्म्स होते हैं उनकी रेस तो ज़्यादा होती है लेकिन लाइफ कम होती है। तो आप समझिए कि जितने सारे स्पर्म्स 3 दिन पहले अगर आपने संबंध बनाया था, एक ऐसा अंश जिसको हम अपनी इन साधारण आंखों से ऐसे नहीं देख सकते हैं, और उस अंश द्वारा एक ऐसे अंश का निर्माण होना जिसको कि हम अपना अंश बोलते हैं, वो है हमारा नवजात शिशु, जिसको कि हम अपनी इन हथेलियों में उठा सकते हैं। तो सोचिए उस अति सूक्ष्म अंश द्वारा पूरे मानव शरीर का निर्माण होना, जरा गौर करिए, ये अपने आप में एक करिश्मा है। और उस करिश्मे के दौरान एक और करिश्मा जो कि कुदरत ने खुद ही निर्धारित किया होता है, वो है बेबी गर्ल या फिर बेबी बॉय, जिसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारी चिंताएं चलती रहती हैं, बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं। तो मैं अपनी बेबी बॉय की सीरीज में बहुत सारे ऐसे हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ, जिनमें कि हम आपको बेबी बॉय को बॉर्न करने के लिए कुछ ऐसे वैज्ञानिक तकनीकी हैं, कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनको कि मैंने अपनी उन सारी वीडियोस में शेयर किया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको एक बेबी बॉय बॉर्न हो जाए या फिर आपको बेबी बॉय ऑलरेडी है, तो ऐसे में आपकी चाह है कि आपको एक बेबी गर्ल हो जाए, तो इन दोनों सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मैं दिव्या बहुत ही साधारण शब्दों में देने वाली हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि कैसे महिला की ओवरी से एग रिलीज होता है, कैसे स्पर्म्स मिलते हैं और कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, इन सारे प्रोसेस को मैंने एक डायग्राम बना के समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश करी थी, बट थोड़ा सा कैमरे के इशू के कारण वो डायग्राम अच्छे से दिख नहीं पा रहा था, क्लैरिफाई नहीं दिख रहा था। तो आप लोगों की सुविधा के लिए कि आप लोग बहुत ही इजी वे से समझ पाएं कैसे महिला की ओवरी से वो अति सूक्ष्म अंश यानी कि एग रिलीज होता है और कैसे उससे अति सूक्ष्म अंश यानी कि स्पर्म मिलता है। तो इन सारी बातों को हम बहुत ही सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं हमारे इस डायग्राम की ओर। तो ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं, इसी को महिला की ओवरी, महिला का प्रजनन तंत्र, महिला का यूट्रस, ये सारी चीज़ें इसको बोला जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप करके हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे एक महिला के यूट्रस में उस अति सूक्ष्म अंश द्वारा पूरे मानव शरीर का निर्माण होता है। तो हम आपको बता दें, जो आप ये देख पा रहे हैं, ये पॉइंट आप देख पा रहे हैं, इनको ओवरीज बोला जाता है। ये लेफ्ट ओवरी है और ये राइट ओवरी है। एक महिला में 2 अंडाशय यानी कि 2 ओवरीज पाई जाती हैं। तो आप ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, इनको ओवरीज बोला जाता है। और इसी के साथ में ये जो कनेक्टेड आप ये पॉइंट देख पा रहे हैं यहाँ तक, इनको फिलोपियन ट्यूब बोला जाता है। इधर भी आप जो देख पा रहे हैं, इन दोनों को फिलोपियन ट्यूब्स बोला जाता है। और उन 2 ओवरीज से कनेक्टेड होती हैं हमारी 2 फिलोपियन ट्यूब्स, जो कि आप ये देख पा रहे हैं। तो ये मिलता है जहाँ पर आप जो ये पॉइंट देख पा रहे हैं, इसको महिला का यूट्रस यानी कि महिला का गर्भाशय बोला जाता है। तो ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, इसी में महिला का जो भ्रूण होता है वो चिपकता है, इसी की वॉल में वो खुद को कनेक्ट करता है और यहीं पर उसका पूरे 9 मंथ तक पालन पोषण होता है। और उस पालन पोषण के दौरान ही वो महिला की विजाइना के ज़रिए या फिर वो आपकी डिलीवरी पर निर्भर करता है कि आपकी सिजेरियन से डिलीवरी होगी या फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, फिर वो इस दुनिया में कदम रखता है। तो ये प्रोसेस हो गया। हमने मोटे मोटे तौर पर आपको समझाने का प्रयास किया कि महिला का प्रजनन तंत्र कैसा होता है। और इसी के बाद में आप जो ये पॉइंट देख पा रहे हैं, इसको महिला की सर्विक्स बोला जाता है। और यहीं से निर्धारित होता है कि महिला की सर्विक्स का जो मुंह है वो कब ओपन होगा और कब आपके फर्टिलाइजेशन यानी कि कब आपके कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो महिला के पीरियड्स के दौरान और महिला के ओव्यूलेशन के दौरान महीने में सिर्फ 2 बारी ही जो सर्विक्स होती है उसका मुंह ओपन होता है।
तो पीरियड्स के दौरान जाहिर सी बात है आप कंसीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस समय जो ये लाइनिंग होती है क्योंकि वेट करती हैं उस भ्रूण के चिपकने का, तो वो प्रोसेस अगर कंप्लीट नहीं हो पाता है तो ये लाइनिंग टूट के जब ब्लड के ज़रिए और वो जो एग होता है वो जो पिछले ओव्यूलेशन के दौरान रिलीज़ हुआ है वो महिला के पीरियड्स के दौरान बाहर आ रहा होता है, तो उस टाइम आप कंसीव नहीं कर सकते हैं। और इसी के बाद जब नेक्स्ट लगभग 14वें या 15वें दिन के समथिंग महिला का ओव्यूलेशन होता है तो उसके दौरान इन फेलोपियन ट्यूब्स से एक एग रिलीज होता है। एक एग मैच्योर होके बड़ा होके ओवरी से बाहर आता है और ये जो फेलोपियन ट्यूब होती है ये उसको अपनी ओर खींच लेती हैं। तो खींचने के बाद वो यहाँ पर वेट करता है, यहाँ पर आने के बाद वो स्पर्म्स का वेट करता है। तो इस दौरान अगर आप संबंध बनाते हैं तो यहाँ से जो स्पर्म्स होते हैं वो यहाँ पर डिपॉजिट होते हैं। यहाँ से चढ़ने के बाद वो कुछ स्पर्म्स इधर जाते हैं और कुछ स्पर्म्स इधर जाते हैं। तो सपोज दैट हमारी इधर वाली ओवरी से अंडा रिलीज हुआ है तो इसी तरफ जितने सारे स्पर्म्स आए हैं केवल वही यूजफुल हैं। जो स्पर्म्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। मेल के एक बार के स्खलन में लगभग लाखों स्पर्म्स महिला की विजाइना में रिलीज होते हैं, बट उनमें से केवल वन ऑफ द स्पर्म होता है, केवल एक ऐसा स्पर्म होता है उन लाखों स्पर्म्स में से जो कि अंडे को फर्टिलाइज कर पाता है और उससे भ्रूण का निर्माण होता है। तो शायद यही कारण है कि लोग अपने बच्चे को लाखों में एक बोलते हैं, क्योंकि वो लाखों स्पर्म्स में से केवल एक स्पर्म से बनता है। खैर कोई नहीं, तो समझते हैं हम अपने इस प्रोसेस को। तो जब एक बार स्खलन होता है तो उसमें एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम दोनों प्रकार के शुक्राणु मौजूद होते हैं और उन दोनों प्रकार के शुक्राणुओं में वो दोनों प्रकार के शुक्राणु ही हमारे यूट्रस में चढ़ते हैं और हमारी फेलोपियन ट्यूब्स की ओर जाते हैं। तो यही वो टाइम होता है कि आप कैसे जानेंगे कि जो वाई गुणसूत्र वाला हमारा स्पर्म है वही आगे जाए। तो हम आपको बता दें जो वाई गुणसूत्र वाला स्पर्म होता है उसकी रेस ज़्यादा होती है और लाइफ कम होती है, क्योंकि सपोज दैट आपकी ओवरी से अभी एग रिलीज नहीं हुआ है, अभी आपका ओव्यूलेशन नहीं हुआ है, आप इससे पहले अगर संबंध बनाते हैं तो सपोज दैट जो एग है वो अभी आपकी ओवरी के अंदर ही है, वो फेलोपियन ट्यूब में नहीं आया है। इससे पहले सपोज दैट आपने अगर रिलेशन बनाया तो स्पर्म्स हैं वो हमारे यूट्रस में मौजूद हैं, हमारी फेलोपियन ट्यूब में मौजूद हैं, इधर भी मौजूद हैं। तो इसके बाद जब हमारा बाद में ओव्यूलेशन होता है तो सपोज दैट स्पर्म यहाँ पर पहले से ही अवेलेबल हैं, यहाँ पर अवेलेबल हैं या फिर यहाँ हमारे प्रजनन तंत्र में यानी कि फेलोपियन ट्यूब में या फिर हमारे गर्भाशय में कहीं पर भी स्पर्म पहले से ही अगर मौजूद हैं, तो जब ओवरी से एग रिलीज होता है तो एग जो रिलीज होता है उसके फेलोपियन ट्यूब में जीवित रहने की क्षमता केवल 12 से 24 घंटे होती है। लेकिन जो आप पहले से अगर आप संबंध बनाते हैं तो जो स्पर्म्स ऊपर चढ़ गए हैं महिला के यूट्रस में, महिला की फेलोपियन ट्यूब्स में, उनके जीवित रहने की क्षमता लगभग 2 से 3 दिन होती है। तो सपोज दैट आपने 2 से 3 दिन पहले अगर संबंध बनाया था और उसके दौरान जो स्पर्म्स है वो यहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं, तो अगर बाद में भी अंडा रिलीज होगा तो जाहिर सी बात है वो दोनों फर्टिलाइज कर पाएंगे और ऐसे में भी महिला गर्भधारण कर सकती है। तो ये समझने वाला पॉइंट है, क्योंकि जो वाई गुणसूत्र वाले हमारे स्पर्म्स होते हैं उनकी रेस तो ज़्यादा होती है लेकिन लाइफ कम होती है। तो आप समझिए कि जितने सारे स्पर्म्स 3 दिन पहले अगर आपने संबंध बनाया था अगर वो जीवित है यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है कि वाई गुणसूत्र वाले जितने भी स्पर्म्स होंगे वो जाहिर सी बात है अभी तक डेड हो चुके होंगे, क्योंकि उनकी लाइफ कम होती है, सिर्फ रेस ज़्यादा होती है, चलने की गति उनकी ज़्यादा होती है। और जो अब मौजूद हैं यानी कि जो 3 दिन बाद तक मौजूद हैं वो ऐसे में ज़्यादा चांसेस हैं कि लगभग जितने सारे स्पर्म्स हों वो एक्स क्रोमोसोम वाले हों। तो जो अंडा होता है वो पहले से ही एक्स गुणसूत्र वाला होता है। तो अब जो फर्टिलाइजेशन संभव होगा उसमें महिला जो है वो पुत्री को जन्म देगी, क्योंकि यक्स और यक्स, क्योंकि जो हमारा एग है वो ऑलरेडी हमेशा ही एक्स गुणसूत्र वाला होता है
और लाइफ और रेस का जो हमने आपको प्रोसेस समझाया उसमें अगर 3 दिन पहले जितने सारे स्पर्म्स थे उनमें वाई और यक्स तब तो दोनों थे, लेकिन 3 दिन बाद तक ज़्यादा चांसेस हैं कि यक्स क्रोमोसोम वाला शुक्राणु ही जीवित हो, क्योंकि यक्स वाले की लाइफ ज़्यादा होती है, चलने की गति कम होती है। तो इससे हमें वो स्टोरी याद आ गई कछुआ और खरगोश वाली। खैर कोई नहीं। तो वाई गुणसूत्र वाले जितने स्पर्म्स होते हैं उनके चांसेस होते हैं कि अभी तक वो डेड हो चुके हों। तो अगर आप बेटी को जन्म देना चाहते हैं तो आपको ध्यान ये रखना है, आप पहले अपने ओव्यूलेशन डे का पता लगाएं। जब भी आप कंसीव करने के लिए ट्राई करें तो लगभग 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, आपको जब तक यानी कि कंफर्म ना हो जाए कि आपका ओव्यूलेशन 14वें दिन, 15वें दिन, 16वें दिन कब होता है, तब तक आप कोशिश करें कि आप इसको सिर्फ ट्राई करें। आप अपने ओव्यूलेशन का एग्जैक्टली डेट निकालें, क्योंकि ये आपके पीरियड्स की साइकिल पर निर्भर करता है कि जैसे आपकी पीरियड की साइकिल होगी उसी हिसाब से आपका ओव्यूलेशन डे भी होता है। तो इसके लिए आप मार्केट में किट अवेलेबल होती हैं, उनका भी सहारा ले सकते हैं, डॉक्टर्स का भी आप मदद ले सकते हैं। बट आपको अपनी ओव्यूलेशन डेट का ख्याल रखना है। ये सारा जो खेल होता है वो ओव्यूलेशन डेट का ही होता है। तो अगर आप बेटी को जन्म देना चाहते हैं तो लगभग आप अपनी ओव्यूलेशन डेट से 3 से 4 दिन पहले संबंध बनाएं। तो ऐसे में चांसेस होते हैं कि आपकी बेटी के जन्म देने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, लेकिन हम इसको 100% श्योरिटी नहीं दे सकते हैं। ये जो तकनीकी है ये साइंस की है। साइंस हमारी कहती है कि वाई गुणसूत्र के चलने की गति ज़्यादा होती है और जीवित रहने की गति यानी कि जीवित रहने की क्षमता कम होती है। और यक्स गुणसूत्र वाले जो शुक्राणु होते हैं उनके चलने की गति तो धीमे होती है, लेकिन जीवित रहने का जो समय होता है वो वाई गुणसूत्र वाले से ज़्यादा होता है। और इसी के साथ में अगर आप बेटे को जन्म देना चाहते हैं तब भी आपकी ओव्यूलेशन डेट पर ही ये सारा कुछ निर्भर करता है। तो सपोज दैट आपकी आज ओव्यूलेशन डेट है तो आज ही जो आपका एग होगा वो मैच्योर होके आपकी फेलोपियन ट्यूब में आया होगा। आपकी फेलोपियन ट्यूब में वो लगभग 12 से 24 घंटे के बीच में वहाँ पर वो जीवित रहता है। तो अगर आप अपनी ओव्यूलेशन डेट पर यानी कि ओव्यूलेशन होने से जस्ट पहले या फिर ओव्यूलेशन होने के 12 से 24 घंटे के बीच में जब आप इंटरकोर्स करते हैं तब जब आपका स्खलन होगा तब भी वाई और यक्स दोनों प्रकार के जो गुणसूत्र वाले शुक्राणु होंगे वो अंदर प्रवेश करेंगे। और अंदर जाने के बाद लेकिन वाई गुणसूत्र की चलने की गति ज़्यादा होती है, जिस कारण चांसेस हैं कि जो यक्स गुणसूत्र वाला जो शुक्राणु है वो पीछे रह जाए और वाई गुणसूत्र वाला जो हमारा स्पर्म है वो अंडे तक पहले पहुंच जाए। यही एक सिंपल सी तकनीकी है जिसको कि आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये पूरा साइंस पर बेस्ड है, इसको मैंने खुद घर पर बैठ के लिखा नहीं है। ये पूरी बातें साइंस के हिसाब से हैं। स्टडीज़ ये कहती हैं कि वाई गुणसूत्र होता है उसके चलने की गति बहुत ज़्यादा होती है यक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु की अपेक्षा। तो जब वो जाहिर सी बात है अगर पहले पहुंच गया तो ऐसे में यक्स और वाई जब मिलते हैं तो हमारे बेटे के कंसीव करने के चांस होते हैं, क्योंकि यक्स और वाई मिला के जो मेल का जीन्स होते हैं, मेल के क्रोमोसोम्स होते हैं वो बनते हैं। तो ऐसे में जब फर्टिलाइज हो जाएगा अंडा, यहाँ पर फर्टिलाइज हुआ, अगर इस वाली ओवरी से ये आप देख पा रहे हैं ये छोटे 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 एग्स होते हैं। ये महिला की बढ़ती उम्र के साथ इनकी क्वालिटी घटती है, लेकिन एक नए शोध के मुताबिक ये पाया गया है कि महिला की उम्र के बढ़ने के साथ भी नए अंडों का निर्माण भी होता है। तो अगर इधर वाली ओवरी से निकला हमारा एग तो सारा प्रोसेस इधर कंप्लीट होगा। फाइनली दोनों में से एग किसी भी ओवरी से रिलीज हो, आना हमारे यूट्रस में ही है। फर्टिलाइज एग को हमारे यूट्रस में ही रहना है, उसका पालन पोषण जो होता है वो यहीं पर होता है। इसको महिला का गर्भाशय बोला जाता है। फिर वो फर्टिलाइज एग आता है और यहाँ पर वो अपने आप को कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने के बाद वो 9 मंथ तक उसका पालन पोषण होता है। उसकी भी सीरीज हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है कि कैसे 9 महीने तक हमारे शिशु का विकास होता है। देन इसके बाद अगर आपकी विजाइनल डिलीवरी हुई तो ये जो पॉइंट है ये ओपन होता है, इसका 10 सेंटीमीटर ओपन होना ज़रूरी होता है। ये सारी बातें मैं आपको अपने प्रसव के वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बट फिर भी अगर आपकी विजाइनल डिलीवरी होती है तो आपकी विजाइना 10 सेंटीमीटर तक लूज होना ज़रूरी होता है। फिर आपकी विजाइना के ज़रिए हमारा बेबी बाहर आता है। और अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं तो उसके कारण फिर हमारी यूट्रस में कट लगता है, बेली पर कट लगता है।
कई सारे पॉइंट्स होते हैं, तब हमारा बेबी सिजेरियन के द्वारा बाहर आता है। तो इन सारी बातों को मैं अपनी पिछली वीडियोस में, कई सारी वीडियोस में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, और आई होप कि आज की ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल और थोड़ी सी नॉलेजेबल ज़रूर रही होगी। और वाकई अगर आपको आज की इस वीडियो से थोड़ी सी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और इसी के साथ में हमारा दूसरा चैनल लव पैराडाइज भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। उस पर हम अपनी खुद की 10 सालों की लव जर्नी शेयर कर रहे हैं, हम अपनी 10 सालों की सक्सेसफुल लव जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही हम आपको एक नए रोचक विषय के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।